और जो बच्चे अभी इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं, या जो बच्चे अभी आगे जाके जेईई का फिर से मेंस देने वाले हैं, या जो नीट देने वाले हैं, तो बेटा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट आएगा जब तुम एग्जाम के एंड में यही सोच रहे होगे कि यार इसको तब कर लेता तो सही था, या फिर तुम कहीं ना कहीं यूट्यूब पर सर्च कर रहे होगे व्हाट आर द मेन टॉपिक्स इन फिजिक्स। आपने 12 क्यों ले लिया इसको? अगर इसको डिस्प्लेस भी करोगे तो दोबारा यहीं आ जाएगा, है ना। सिंपली टेक इट एज अ जॉब। मैंने जब पिछले बार मैं बच्चों के साथ लगा था, मैंने सबको ये बोला था जब मैं स्ट्रैटेजी बता रहा था कि स्टडी एज इट इज़ अ जॉब। इसको एक जॉब की तरह करो, एक काम है। पेरेंट्स सुबह जॉब पे जाते हैं ना, भले मूड ना हो करना पड़ता है, पैसे मिलते हैं, तो इसको आप जॉब की तरह देखो कि यार करना पड़ेगा क्योंकि इससे हमें एग्जामिनेशन क्रैक करना है। हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई? वेल, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में ऑफ अफसर सीरीज। जी हाँ, वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। और मेरा नाम है वरुण, और मैं बेटा आज लेके आया हूँ हमारे करंट चैप्टर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड का वीडियो नंबर 5। जी हाँ, 5 वीडियो नंबर 5, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या होता है एक डायपोल, इलेक्ट्रिकल डायपोल। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल डायपोल के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, इलेक्ट्रिकल डायपोल के नीट जेईई के क्वेश्चंस देखेंगे, इलेक्ट्रिकल डायपोल पे कितना टॉर्क लगता है, ये सब कुछ देखा जाएगा आज की वीडियो में। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं उस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ के साथ अपनी कुर्सी की पेटी बांध के इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में देखें। चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा ये नया वीडियो। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डायपोल। क्या होता है सर इलेक्ट्रिकल डायपोल? अब देखो जब दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज दोनों आपस में बैठे हो और एक दूसरे को देख रहे हो ना, तो इस कॉम्बिनेशन को, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डायपोल। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल डायपोल कुछ भी नहीं है, दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं जो कुछ दूरी पे बैठे हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल डायपोल। जी हाँ, तो देखो डेफिनेशन भी यही कह रही है कि अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल भी हैं और माइनस और प्लस ऑपोजिट भी है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट है, सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये थोड़े से डिस्टेंस पे रखे हैं। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अब इसको ध्यान से देखिए यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बेटा लेते हैं 2L। सर 2L मतलब L क्या हो गया? L हो गया बेटा इसके सेंटर से ये दूरी को अपन L कहते हैं, ठीक है, इसको हम L कहते हैं। तो ये L बन गया 2L। सर ऐसा क्यों? अब तक तो आप R ले रहे थे, या अब तक तो आप सिंगल L ले रहे थे, आपने 2L क्यों ले लिया इसको? बेटे 2L इसको लिया है हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, कि हम आगे जो क्वेश्चंस करें, अगर हमको सेंटर पे कोई दूरी लेनी हो तो बेटा अगर मैं इस पूरे को L ले लूंगा तो ये पार्ट L/2 हो जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, इसलिए हमने इसे 2L ले लिया ताकि इसका आधा भी करना पड़े तो 2L का आधा L हो जाएगा। क्या ये चीज समझ आई? ग्रेट। तो व्हाट इज डायपोल? कुछ भी नहीं है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज 2L डिस्टेंस पे हो तो इसी को अपन डायपोल कहते हैं। तो डायपोल समझ आया। अब हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, इसको समझाऊंगा, साथ के साथ इलेक्ट्रिकल डायपोल के कुछ बेसिक सिद्धांत, कुछ बेसिक गलतियां भी बताऊंगा जो बच्चों से होती है, इसलिए ध्यान से देखना। देखो इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट कुछ भी नहीं होता, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज ऑन डायपोल विच इज द पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई पूछे व्हाट इज द चार्ज ऑन डायपोल, देखो नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन चार्ज ऑन डायपोल हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो चार्ज इनटू में दूरी, जो दूरी है उसी को हम बोलते हैं क्या? डायपोल मोमेंट। सो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हम डिस्टेंस में क्या लें, 2L लें, L लें, क्या लें? तो मैं उसी को दूर करने के लिए आपको बता रहा हूं, पहले डायपोल मोमेंट को समझो। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहां से क्या बन गया? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, सर डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। बेटा डिस्टेंस कितना है? 2L। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया Q.2L। क्या बात समझे? बेटा डायपोल मोमेंट को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने ऊपर एरो बना लिया, मतलब तुम समझ गए कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर है तो इसका कोई डायरेक्शन भी होगा? जी हाँ, इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू
पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखिएगा, मतलब यहां से यहां ये होता है डायरेक्शन। ठीक, आगे देखिए यूनिट, इसकी यूनिट क्या है सर? चार्ज और लेंथ की यूनिट कूलम, तो यूनिट हो गई कूलम मीटर। मैं उल्टा बोल गया था ना, चार्ज कूलम बोल गया था तो यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन की बात करते हैं कि भैया डायमेंशन क्या है। तो भैया चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? आई क्या होता है सर? हमको पता है आई होता है Q बाई टी, तो सर Q होता है IT, यानी चार्ज की डायमेंशन है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड इनटू में मीटर, ऐसा हो गया ना, एम्पियर सेकेंड मीटर। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी? इसकी डायमेंशन बन जाएगी एम्पियर टी और मीटर, यानी एल, ATL, एम्पियर, टी से टाइम और लेंथ एक और है तो मीटर, ATL इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट के सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं कुछ उन चीज़ों की जहां बच्चे गलतियां करते हैं, तो ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको बेटा याद रखना है, ध्यान से समझो। देखो, अगर तुम डाइपोल को ध्यान से देखो तो तुम देख के ये बिल्कुल बता सकते हो कि सर डाइपोल पे, किसी भी डाइपोल पे नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। लेकिन ये कह देना कि डाइपोल मोमेंट की नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड के मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो है, ये गलत है। देखो, ये दोनों चार्ज अपनी अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाते हैं, है ना? कितनी बनाते हैं? अगर कोई इससे पूछे कितनी बनाएगा L डिस्टेंस पे, ये बनाएगा KQ बाय L स्क्वायर, ये बनाएगा माइनस KQ बाय L स्क्वायर। लेकिन जब ये पेयर में आ जाते हैं ना, तो ये फॉर्मूला KQ बाय L स्क्वायर पूरी तरीके से इसकी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं बता सकता, ये कुछ अजीब तरीके से बिहेव करता है। इसलिए याद रखना कि दो चार्ज जब 12 डिस्टेंस पे आ जाए, डाइपोल बना लें, जैसे HCl का मॉलिक्यूल तुम देख लो, ठीक है ना, H प्लस Cl माइनस, तो वो भी एक डाइपोल बनाता है ना, डाइपोल। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक, तो वैसे ही कोई भी डाइपोल, जब आप किसी भी डाइपोल को कुछ दूरी पर रख दो तो उसकी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नहीं बता सकते। लेकिन ये बात गारंटी है कि नेट चार्ज जीरो है, लेकिन उसके बावजूद नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं होती। तो याद रखना पहला पॉइंट, फॉर अ डाइपोल नेट चार्ज Q नेट is 0 but E net is not equals to 0, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट देखो, इसका डायग्राम बहुत से बच्चों को इजीली समझ भी आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे के डायग्राम्स में बहुत ऐसे बच्चे कम हैं जो समझ के बनाते हैं, मैक्सिमम इसको याद करके रट्टा मार के लगाते हैं। इसीलिए अगर आप रट्टा मार के लगा रहे हो या वैसे भी बना रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जब भी डाइपोल बनाना हो तो पहले नेगेटिव बनाओ फिर पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल पे जब मैं इसकी नेट एक्सियल पे भी उतनी नहीं, इक्वेटोरियल पे जब मैं इसके नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालूंगा ना, तो इसका डायग्राम अगर आपने यहाँ माइनस रखा और यहाँ प्लस रखा तो इसका डायग्राम आप गलत बना दोगे, ठीक है, क्योंकि रट्टा मार रखा है ना, सबको याद होता है इस तरफ बनानी है, तो ये रट्टा मार के जाते हैं इसलिए गलती हो जाती है। तो याद रखो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इट इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू गाइस, ताकि कोई गलती ना हो। ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप बने, ठीक है। तीसरा देखो, अगर कभी भी आपसे डाइपोल मोमेंट पूछे ना, डाइपोल मोमेंट, हाँ, डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला हमने निकाला है इस डायग्राम के हिसाब से वो है Q.2L, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी बता दी, नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब डाइपोल मोमेंट अगर मैं इसमें यहाँ बनाऊंगा तो ये डाइपोल मोमेंट इस दिशा में होगा, समझे, इस तरफ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये याद रखें कि डाइपोल मोमेंट का जनरल फॉर्मूला बेटा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ही है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। यहाँ तक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट हमें क्लियर है। अब हमारा काम क्या है, हमारा क्या, अच्छा एक हमारे पास सवाल भी है, आइए सवाल को पहले देखते हैं। देखो हमें क्या कह रहा है, दो चार्जेस हैं, कैसे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, 5 mm पे रखे हैं। तो बेटा तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, एक है -20 नैनो कूलम और दूसरा है +20 नैनो कूलम, और ये 5 mm पे रखे हैं। डिस्टेंस कितना है बेटा, 5 mm। अब ध्यान से देखो, ये पूरा डिस्टेंस 5 mm है। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट लगाओ। अब बच्चे को दिक्कत ये होती है कि सर P = Q.2L का उसने रट्टा मारा हुआ है, तो वो देखता है कि ये 5 mm है तो L की जगह 5 रख देता है, आंसर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा, इसलिए गलत आ जाएगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट अभी बताया ना क्या है डाइपोल मोमेंट, इस डायग्राम के हिसाब से Q.2L है, लेकिन जनरल चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज है। मतलब एक चार्ज पकड़ लो और डिस्टेंस पूरा ले लो। अगर इस डायग्राम का कंपैरिजन आप इससे भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 mm जो है वो बराबर है 2L के। क्या आप ये बात समझे, वो बराबर है 2L के, तो आपको Q.2L की जगह 5 ही लेना है। क्या ये बात समझे, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, हमेशा याद रखो डाइपोल मोमेंट में आप चार्ज को डिस्टेंस से गुणा कर दो, बस और कुछ नहीं करना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है 20 नैनो कूलम 10 की पावर -9, तो 20 × 10 की पावर -9 इंटू में डिस्टेंस कितना है 5 mm, 5 × 10⁻³ 5 दूनी 10, 100 × 10 की पावर 9, 10, 11, 12 -12। तो ये आपके पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 100 × 10⁻12। याद रखो Q.2L यानी कूलम मीटर, तो यूनिट जरूर लिखो वरना आपके नंबर कटेंगे। आपसे डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कैसे बनाओगे, फ्रॉम -20 नैनो कूलम टू +20 नैनो कूलम, दिस इज ये डायरेक्शन। और अगर मान लो आपको कटेशन में पूछे तो आप इसको सिंपल इस तरह पॉजिटिव एक्स एक्सेस यानी आई कैप, ये भी डायरेक्शन इसकी आ सकती है। पूरा डाइपोल मोमेंट का बनवा दिया हमने। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। इस पूरे कमरे में ना पेंट हो रखा है और इस पेंट में भैया पढ़ाना पड़ रहा, बंद है पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और आंखें भी बंद हो रही हैं। चलो एनीवेज नेक्स्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, कितना 2.5 इतने कूलम और इतने कूलम लोकेटेड एट पॉइंट इतना। अब देखो XYZ, ठीक है, मतलब नेगेटिव Z पे -15 और नेगेटिव पॉजिटिव Z पे +15। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा है, देखो ये है, अब मैं 3D डायग्राम बनाना है, ये कुछ ऐसे देख लो, ये है +15 सेंटीमीटर और यहाँ से अंदर की तरफ है -15 सेंटीमीटर। ये आपको मोटा मोटा डायग्राम दे रखा है, और इस पे 2 चार्ज रखे हैं, कितना 2.5 × 10 की पावर -7, 2.5 × 10 की पावर -7 और 2.5 × 10 की पावर -7, ये नेगेटिव का है, ठीक है। अच्छा नेगेटिव यहाँ रखा है, तो ये नेगेटिव यहाँ रखा है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे रखा है, ठीक है, ऐसा है, यही है ना। QA जो है वो -15 पे रखा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये डायग्राम दे रखा है। आप तो पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू में डिस्टेंस। चार्ज कितना है, चार्ज है सर 2.5 × 10 की पावर -7। नेगेटिव चार्ज को लेने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव वाले को उठाओ, इनटू में डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, बेटा ये है 0 से इधर 15, 0 से इधर भी 15, ये -15 क्या बता रहा है, नेगेटिव मतलब ये तो डायरेक्शन बता रहा है, तो 15 30 सेंटीमीटर, तो आपका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 1 मीटर में 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 मीटर। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो 25 × 75 यानी 7.5 अच्छा देखो 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये 25 ही हो जाएगा, तो 75 ही आ जाएगा, 7.5 भी नहीं होगा। अरे यार ये टाइमर क्यों खुल रहा है बार बार मेरे से, ये आ जाएगा बेटा सीधा 75। 25 × 30 75 × 10 की पावर 7, 8, 9 -9,
कूलम मीटर। दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन कहाँ रहेगी? डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, आई जे के कैप, ये हो जाएगा के कैप। दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है ना। एक सेकेंड, माइनस के कैप है, सॉरी, अंदर की तरफ हो गया ना, माइनस के कैप हो जाएगा। तो एक्स वाई जी मैं बना के दिखा देता हूँ। दिस इज दी एक्स एक्सिस, दिस इज दी वाई एक्सिस एंड दिस इज दी जेड एक्सिस। ये है नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन हो गया माइनस के कैप। आप माइनस के कैप नहीं लिखना चाहते हैं तो टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो आप लिख सकते हो टुवर्ड्स प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। ये डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कुछ सवाल यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए अब आपके पास फिगर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। कह रहा है कि एक ऐसा डायग्राम दे रखा है, पूछ रहा है कि इस पूरे फिगर के नेट डाइपोल मोमेंट निकालो। तो आप ध्यान से देखो, अब ये फिगर आपको फर्स्ट फिगर ऐसी दे रखी है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या आप इस 2Q को बेटा यहाँ पर Q और इधर भी Q लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। तो देखो अभी भी ये Q प्लस Q 2Q ही बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये एक डाइपोल बन गया और ये एक डाइपोल बन गया। बेटा इस डाइपोल, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, इसके बीच में भी डिस्टेंस d। अब ध्यान से देखो बेटा, इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो होगी इस तरफ, यानी मैं बोल सकता हूँ कि इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, विच इज P, और इसकी भी डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव मतलब होगी इस तरफ, विच इज अगेन P, विच इज अगेन P। ये भी होगा P, होगा ना। बेटा कितनी डिग्री पे आ रहे हैं? ये तो 90 डिग्री पे आ रहे हैं। अब हमको याद है, हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन करे हैं, जब भी दो वेक्टर P और P 90 डिग्री पे हैं तो इसका आंसर हमेशा √2P आता है। तो आपके पास जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा इन दोनों की वजह से वो होगा √2, वो होगा √2 टाइम्स ऑफ P। तो √2 टाइम्स ऑफ P आपको बेटा निकालना है। और P किसके बराबर है? सर P बराबर है Q इंटू में D। डिस्टेंस कितना है? टोटल D है। तो आपका आंसर आ जाएगा √2 Q डॉट D। दिस इज दी आपका नेट आंसर, और ये कहीं यहाँ इस तरफ जाएगा। दिस इज दी डायरेक्शन ऑफ P नेट। तो √2 QD इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल। ऐसे यहाँ आ जाओ, ये क्या दे रखा है? देखो तीनों साइड सेम है, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारा आंसर हमेशा √3Q निकल के आता है, मतलब √3 टाइम्स ऑफ द क्वांटिटी। cos 60 डिग्री का एंगल बनता है, होता है 1/2, 2 से 2 जाता है तो 3 टाइम्स ऑफ जो भी क्वांटिटी होती है, जैसे यहाँ P है तो 3 टाइम्स ऑफ P² हो जाएगा, ठीक है। इस वाले को मैं पूरा करके दिखा देता हूँ ताकि ये समझ आए कि ये मैंने कैसे कर दिया, मुझे कैसे याद है। देखो देखो, इस डायग्राम को आप चाहो तो सेम कर सकते हो, आप इसको चाहो तो +Q और इसको भी चाहो तो +Q बोल सकते हो, ठीक है ना। अब इस पूरे में आप देखो तो आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट है बेटा वो इधर और इधर जा रहा है, और ये एंगल कितना है? ये इसके अपोजिट है, ये 60, ये 60, ये 60, तो ये भी 60, 60, 60। तो ये भी डाइपोल मोमेंट P है और ये भी डाइपोल मोमेंट P है। तो बेटा ध्यान से देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो P नेट कितना आ जाएगा? P नेट आ जाएगा A² + B² + 2AB cos 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2P² + 2P² cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 जाएगा, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 3P² विच इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ P। यही तो मैंने आपको बताया था। और P कितना है बेटा? P यहाँ पर P कितना है? P है बेटा चार्ज टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, यानी Q टाइम्स ऑफ D। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, P नेट आ जाएगा बेटा √3 टाइम्स ऑफ QD। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये रिजल्ट याद कर लो तो तुरंत से पहले आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ग्रेट, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो CBSE इसको बार बार दे चुका है। एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इसका क्या मतलब है इसको ध्यान से देखिएगा। आपको बेटा एक डाइपोल दे रखा है जो -Q से +Q की तरफ है। इनके बीच की जो दूरी है बेटा,
हमको पता है हम इसको 2L लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक L और यहाँ से लेके यहाँ तक भी L, ठीक है ना। आपको कह रहा है कि इसके सेंटर से एक पॉइंट ले लिया गया है, इसके सेंटर से यहाँ से ये कुछ एक पॉइंट ले लिया गया है कुछ डिस्टेंस x पे, कुछ डिस्टेंस x पे। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है, वो पॉइंट ये है। दिस इज लेट्स से पॉइंट B। इस B पॉइंट पे कह रहा है कि आप इस पूरे डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बता दीजिए। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट। बेटा ये जो सामने पॉइंट आता है इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? पहले कॉन्सेप्ट फिर मैथ्स लगाएंगे। देखो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट देखो है तो ये डाइपोल ही ना। अगर आप इस डाइपोल की वजह से देखो बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज, देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, इस पॉजिटिव की चार्ज की वजह से यहाँ कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसके लिए आप जेब से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ रखोगे और आपको ये दिखेगा कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है बेटा वो इससे अवे होगी, मतलब वो कुछ इस तरफ होगी E ड्यू टू प्लस Q, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस नेगेटिव की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो कुछ इस तरफ होगी। अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दूरी बहुत कम है इसलिए मैंने ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत ज़्यादा बनाई है, और ये चार्ज इससे बहुत दूर पे रखा है इसलिए नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड उसकी वजह से थोड़ा कम बनाई है। अब ई नेट क्या होगा? देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ई नेट सिंपल माइनस करके आ जाएगा। ई नेट कितना आ जाएगा? ई नेट कितना आ जाएगा? आप E प्लस क्यू में से माइनस कर दीजिए E माइनस क्यू। तो जब मैं इसको करूंगा तो देखो ये ज़्यादा ये कम, तो नेट कहाँ आएगा? उसी तरफ आएगा, यानी E नेट जो आएगा बेटा वो आएगा इस दिशा में। क्या ये बात समझे? डायरेक्शन हमको पहले ही पता चल गई। अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। आइए मैग्नीट्यूड निकालते हैं यूजिंग मैथ्स। तो देखिए मुझे ये पता है कि E प्लस क्यू कितना है। E का फॉर्मूला क्या था? KQ बाय आर स्क्वायर। तो देखो KQ बाय आर स्क्वायर, R कितना है बेटे? यहाँ से इसकी दूरी, ये दूरी कितनी होगी? अगर मैं x में से इस पूरे दूरी में से L को घटा दूँ तो सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। सोचो इसमें से इतना घटा दो तो सिर्फ ये बचेगा, तो यही तो दूरी है, यानी x माइनस एल। तो ये आ जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर, KQ बाय आर स्क्वायर। तो KQ बाय x माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे माइनस Q, ये कितना है? KQ अपॉन, बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? देखिए अगर आप x में ये L और जोड़ दो तो आप नेगेटिव Q तक पहुँच जाओगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा L प्लस में x प्लस में L, तो ये हो जाएगा x प्लस में L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो नेट आंसर इसी तरफ आएगा, ये हमें पता है। और हमको ये भी पता है कि नेट डाइपोल मोमेंट P नेट नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ऐसे ही होती है। मतलब एक्सियल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के साथ है, ये हमें पहले ही पता लग गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं कि फाइनल आंसर क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? KQ इसमें से बेटा कॉमन ले सकते हैं, KQ कॉमन ले सकते हैं, तो E नेट कितना आएगा? E नेट, एक सेकेंड, ये E नेट है भाई, तो E नेट कितना आएगा? देखो KQ कॉमन ले लो और अंदर क्या बचा? 1 बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस में 1 बाय एक्स प्लस में एल का होल स्क्वायर। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। कॉमन तो हम ले चुके हैं, ले लीजिए। बचेगा क्या? इसमें कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, काटो, तो ऊपर बचेगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। बेटा ये बचा ऊपर। आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ई नेट कितना आया? ई नेट आया KQ, बाहर क्या मिला? अब देखिए न्यूमरेटर को सॉल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओ। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस का बन जाएगा माइनस, इसको खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं माइनस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2xl डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 बार है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, 2 बार है, ऐसा ही है ना? अब सुनिए, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, तो ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बेटा व्हाट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी? ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कितनी बार है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? 2 बार। तो बेटा डिनोमिनेटर आपका सॉर्टेड हो गया। डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? बेटा न्यूमरेटर में पहले तो जो कट रहा है उसको काटो। देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4xl। तो न्यूमरेटर में आपको बचेगा 4xl। सो दिस इज व्हाट यू विल लेफ्ट विद व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर को मैं थोड़ा सा पलट के लिख रहा हूँ। मैं जो हूँ तो न्यूमरेटर को बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। देखो मैं चाहूँ तो 2 को बाहर ले लूँ, 2 के एज इट इज रहने दो, x को भी बाहर ले लो। अब यहाँ बचा 2 और बचा q। तो मैं चाहूँ तो इस q को ऐसे लिख दूँ, और जो बचा 2 उसको ऐसे लिख दूँ, और l को ऐसे लिख दूँ। और डिनोमिनेटर तो एज इट इज है ही, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4, k की जगह k, x की जगह x, l की जगह l। सारी चीज़ें एज इट इज हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं। अब q डॉट 2l क्या होता है? ये तो मैंने अभी अभी पढ़ाया था। q डॉट 2l क्या था? डाइपोल मोमेंट। q डॉट 2l क्या था? डाइपोल मोमेंट। यही तो था q डॉट 2l, यही तो था डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब मैं इसकी जगह p लिख सकता हूँ, डाइपोल मोमेंट। आइए इसको लिखते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई नेट बन जाएगा 2kp x बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। देखिए ये बन जाएगा। अब सर ये तो बहुत भयानक फॉर्मूला बन गया, कि हमको ये याद करना है? नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो क्या करना है। देखो ये चीज़ देखी गई कि जो x होता है ना, x, ये आमतौर पे इस l से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। तो उस केस में जब मैं बोल सकता हूँ कि l वैसे ही x के मुकाबले बहुत छोटा है, और मैं तो यहाँ l का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो बेटा छोटी वैल्यू का स्क्वायर और भी छोटा होता है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं। याद रखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहे हैं। क्या कंडीशन लगा रहे हैं? हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा रहे हैं कि सिंस x is much greater than l, so we neglect l square। हम l square को निगलेक्ट करेंगे। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बच जाएगा? ये फॉर्मूला बच जाएगा E net will be equals to 2kp dot x अपॉन l स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी x की पावर 4। बेटा जो कट रहा है उसको काट दें, तो फाइनल आंसर आपके पास E नेट आएगा 2kp, x से 4 मर जाएगा, बचेगा x क्यूब। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। सो दिस इज द फॉर्मूला। एक चीज और याद रखिए, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसी है? इन दी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो याद रखो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज in the direction of dipole moment। मुझे ये यहाँ से पता चला, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक द स्क्रीनशॉट, इसको याद रखिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अब आता है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या मतलब है सर? इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है कि जैसे आपको एक सेम डाइपोल दे रखा है, डाइपोल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2l, मतलब सेंटर से ये डिस्टेंस l और ये डिस्टेंस भी l। अब आपको जो पॉइंट लेने को कह रहा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कह रहा है, मतलब सेंटर से लेट्स से सेंटर से कुछ x डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट ले लिया। ये आपने x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है पॉइंट B।
आप यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो आइए इसको निकालते हैं, बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम इसमें यहाँ से इस पॉइंट पे एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट इफ आई टेक इट ग्रीन, ओके ग्रेट। और मैं एक और पॉइंट यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सेंटर से इस चार्ज की दूरी। अब ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये बात लाजमी नहीं है, क्या ये बात लाजमी नहीं है कि ये L है, ये X है, तो बेटा ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ये कितना हो जाएगा, इसको R मान लो, इसको R मान लो, दिस इज लेट्स से दिस इज R। और ये बात कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि R किसके बराबर है। R बराबर है √L² प्लस x² के। याद रखना है किसके बराबर है, √L² प्लस x²। सिमिलरली ये R भी किसके बराबर है, √L² प्लस x²। ये आप याद रखिएगा। अब सिंपल से पॉइंट है, आप एक टेस्ट चार्ज लो और उसको यहाँ रख दो। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रख दिया। अब आप बताओ -Q इसको कहाँ धक्का देगा। सर ये बात तो बहुत नॉर्मल है कि जो -Q है वो इस पे को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉइंट पे टुवर्ड्स होगी, यानी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ ऐसे आएगी। और सर ये पॉजिटिव Q इसको कहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा, इस पॉइंट पे इस तरफ बनाएगा। तो इस पॉजिटिव Q के लिए जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे, ठीक है ना। ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड E -Q की और ये हो जाएगा E + Q की। क्या ये बात समझ आई। आइए एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे बनाने जा रहा हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे बनाइए, बहुत सिंपल सी, एट 180 डिग्रीज, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करके लाइन बनाइए। अब एक बात देखिए, ये दोनों डिस्टेंस R सेम है, तो और ये एंगल 90, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे। मतलब दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। अब आप ध्यान से देखिए ये Z बन रहा है बेटा, तो अगर ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और अगर ये थीटा तो बेटा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। जिसको ये समझ नहीं आया भैया मैथ्स पढ़ो, मैथ्स वीक है इसलिए समझ नहीं आया। बहुत सिंपल सा है, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि E नेगेटिव का कॉस कंपोनेंट यहाँ होगा, E - Q कॉस थीटा, और E पॉजिटिव Q का भी कॉस थीटा इधर होगा, तो E पॉजिटिव Q का कॉस थीटा। बेटा नेगेटिव Q का कॉस थीटा इस तरफ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, मतलब ये इस तरफ आ जाएगा E का साइन थीटा, और ऊपर भी आ जाएगा E का साइन थीटा। आप ध्यान से देखिए, दोनों साइन थीटा एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी इन दोनों की वजह से यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आ रही है दोनों के कॉस कंपोनेंट की वजह से। तो मैं बोल सकता हूँ, और ये दोनों कॉस कंपोनेंट एक ही दिशा में है, इसी दिशा में, तो मैं बोल सकता हूँ कि E नेट जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 2E कॉस थीटा की वजह से। क्या ये बात समझ आई। अब बस E की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो बेटा E की वैल्यू कितनी है। सर इसको देख के पता चल रहा है कि E की वैल्यू होती है KQ बाय R²। K की जगह K है, Q कितना है, Q को आप सिंपल Q ले लो, R कितना है, R बेटा ये डिस्टेंस R है L² + x² की पावर 1/2। तो बेटा इसकी पावर 1/2 तो स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा L² + x²। देखिए ये आ गया। आइए इसको इस फॉर्मूले में रखें, तो E नेट कितना आया, E नेट आया 2KQ / L² + x² कॉस थीटा। बेटा इसको थीटा मान लो, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा परपेंडिकुलर, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है L/R। तो कॉस थीटा यहाँ पर कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस थीटा यहाँ कितना है L/R हो जाएगा बेटा। तो यहाँ रखो, कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ L, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज R कितना है बेटा x² + L², तो x² + L² की पावर 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखो, ये है x² + L²,
ये भी है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 1 और ये 1/2, बेटा 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। तो आपके पास ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा 2। अब देखो इसको भी मैं कैसे लिख रहा हूँ, के को पहले लिख दो और फिर मैं क्यू को उसके बाद लिख रहा हूँ और 2 को उसके बाद और एल को फिर यहाँ डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक, अब Q डॉट 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। वी नो डाइपोल मोमेंट इज Q डॉट 2L। तो मैं चाहूँ तो ये फॉर्मूले को बना सकता हूँ, ई नेट विल बी के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पर फिर से हम वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने पहले लगाई थी, कंडीशन लगाएंगे अप्लाइंग आवर कंडीशन। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो x है दैट इज मच ग्रेटर देन l। तो हम अगर x l से बहुत बड़ा है तो जाहिर सी बात है l का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। सो वी विल निगलेक्ट l स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ई नेट विल बी के पी बाय और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर और इसकी पावर बच जाएगी 3/2। बेटा जो कट रहा है उसको काट दें, देखिए 2 से 2 चला जाएगा तो बचेगा एक्स क्यूब। तो फाइनल ई नेट आ जाएगा बेटा के पी बाय एक्स क्यूब, देखिए कटेगा एक्स क्यूब आ जाएगा। दिस इज दी फाइनल फॉर्मूला और ये किसके लिए है, एट द एक्चुअल पॉइंट, एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यह है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी इसकी डायरेक्शन पे हमने बात नहीं करी है, तो ध्यान से देखिए बेटा, डाइपोल मोमेंट कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ है बेटा, इस तरफ। यानी जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है इक्वेटोरियल पॉइंट पे बेटा वो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसी की वजह से हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन ऐड करते हैं, ये नेगेटिव साइन ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड के बिल्कुल अपोजिट है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ आया है। नेगेटिव साइन क्यों डाला है ये भी समझ आया है। इसको लिख लेना डायरेक्शन इज अपोजिट टू पी। इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है पी से, जिसकी वजह से हमने बेटा यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट भी होता है। ख़त्म। अब सीबीएसई में तो आपको ये शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जेई की तरफ जाएं या नीट की तरफ जाएं तो वो आपसे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन भी करवाते हैं, जिसमें हमारे पास केस आता है कि एक डाइपोल है -q + q, मतलब 2l डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये सेंटर से l और ये भी सेंटर से l, और वो ये कहता है कि एक रैंडम पॉइंट B को ही स्पेस में हमने ले लिया है, जो कि सेंटर से ये क्यों खुल गया, जो कि सेंटर से कुछ x डिस्टेंस पे है, जो कि सेंटर से कुछ x डिस्टेंस पे है, और यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। ये सवाल आपको मिल सकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। डायग्राम में ही ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेटा खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, सर हमको ये तो पता ही है कि आप अगर डाइपोल मोमेंट की बात करो तो जो नेट डाइपोल मोमेंट वो सर माइनस से पॉजिटिव इस तरफ है, इस लाइन पे है। तो ये है नेट डाइपोल मोमेंट। यानी ऐसा लग रहा है कि P जो है, P से ये x थीटा एंगल पे है। अगर ऐसा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि P का कॉस कंपोनेंट यहाँ होगा और साइन कंपोनेंट यहाँ। आइए बनाते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस तरफ P का कॉस कंपोनेंट है डाइपोल मोमेंट का, और यहाँ इस तरफ P का साइन कंपोनेंट है। क्या ये बात समझ आ रही है?
इसको अगर अलग से आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये है P का साइन कंपोनेंट और ये है P का कॉस कंपोनेंट, और जो पॉइंट हमने लिया है बेटा वो पॉइंट कहीं आगे यहाँ पर है, इस पॉइंट पे है। दिस इज द पॉइंट B, ऐसा सा है। अब आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ज़रा इस पे भी देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा इसको देखने पे कि ये जो P cos थीटा है ना, ये जो पॉइंट B है, ये इस P cos थीटा के एक्सियल पॉइंट पे है। देखो P cos थीटा भी इधर और ये B भी इधर, तो इसके बिल्कुल सामने पड़ रहा है, सामने पड़ रहा है। और ये जो P sin थीटा है, P sin थीटा जो है, P sin थीटा के बिल्कुल परपेंडिकुलर पे है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात आपको इसमें दिखी? क्या ये बात आपको चमकी या नहीं चमकी? ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसमें ध्यान से देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि P sin थीटा, इसको अगर थोड़ा घुमा दें तो ऐसा लग रहा है कि P cos थीटा के ये पॉइंट B एक्सियल पे है, P cos थीटा के एक्सियल टू P cos थीटा। और अगर इसको मैं फिर से घुमा दूँ, इसको अगर मैं फिर से घुमाऊँ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है P sin थीटा के ये परपेंडिकुलर पे है, तो ऐसा लग रहा है परपेंडिकुलर टू P sin थीटा, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट यानी मेरी फिजिक्स होती है खत्म, और अब मैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं अपनी इक्वेशन डिराइव करूँगा। देखिए मुझे ये पता चल गया कि जो P जो एक्सियल पॉइंट पे जो मेरी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आती है 2kp बाय एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आती है वो आती है सिंपल kp बाय एक्स क्यूब। ये मुझे पता चल गया ना, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि ई नेट ड्यू टू P cos थीटा, मैं ये बोल सकता हूँ P cos थीटा के एक्सियल पॉइंट पे है, तो एक्सियल पॉइंट पे क्या आती है kp बाय एक्स क्यूब, यानी ये आ जाएगा 2kp बाय एक्स क्यूब। ठीक है, अब सुनो सर, kp बाय एक्स क्यूब तो तब लेते थे जब डाइपोल मोमेंट p होती है, लेकिन यहाँ डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है, तो इसलिए यहाँ पर 2kp cos थीटा आ जाएगा। क्या ये बात समझे? क्योंकि यहाँ पे p cos थीटा था तो 2k और p की जगह p cos थीटा लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं ई नेट निकालूं, ई नेट ड्यू टू P sin थीटा, तो साइन थीटा के देखा जाए साइन थीटा के परपेंडिकुलर पे है, और उसका आंसर क्या आता है? परपेंडिकुलर में आधी हो जाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी ये आ जाएगा सिंपल kp साइन थीटा बाय एक्स क्यूब। क्यू तो बेटा आएगा ही नहीं। अब ध्यान से देखिए, अगर इसका डायग्राम मैं यहाँ पर फर्दर बनाऊँ तो सर अब इसको आप हैंडल कैसे करोगे? अलग अलग तो आ गया, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है बेटा ध्यान से याद करो। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आती थी, मतलब P अगर ऐसे है, देखिए P अगर ऐसे है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इधर होगी, यानी P की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो बेटा कुछ ऐसे ही होगी, और P sin थीटा की वजह से बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पे बिल्कुल अपोजिट आती है इलेक्ट्रिकल फील्ड। अपोजिट आती है तो बेटा इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट ये होगा, तो यहाँ लगा दो, मतलब ये आ जाएगी दूसरी, ये आ जाएगी ई नेट इसकी वजह से। तो इसका जो नेट है बेटा, जो इसका नेट है वो कहीं बीच में से जाएगा यहाँ से। ये तो 90 डिग्री पे बन रहे हैं, अब 90 डिग्री पे बन रहे हैं तो बेटा इसका नेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आओ निकालते हैं। तो बेटा ई नेट कितना आ जाएगा? ई नेट आ जाएगा √2kp cos थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए kp बाय एक्स क्यूब कॉमन लेके बाहर निकालो तो स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा kp बाय एक्स क्यूब, और अंदर क्या बचेगा? अंदर यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए यहाँ पे बचेगा 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक cos स्क्वायर थीटा इसको दे दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, और यहाँ बचेगा 3, तो आपके पास आंसर आया kp बाय
एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos square theta plus 1. This is the E net. This is the E net. And this is your final formula. E net जो है बेटा आप ऐसे निकाल सकते हैं. अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया ये जो एंगल आया है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, ये अल्फा कितना एंगल है? तो इसके लिए आप tan अल्फा निकालिए. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप? फॉर डायरेक्शन तो बड़ा सिंपल है बेटा, सिंपल है. tan अल्फा बताइए, tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा कितना हो जाएगा? देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, यानी E ये वाला और E ये वाला. तो सर E नेट ड्यू टू P साइन थीटा, ये कितनी थी? KP बाय साइन थीटा. तो ये हो जाएगा KP साइन थीटा बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2KP cos थीटा बाय एक्स क्यूब. दिस इज दी एंगल. ये है बेटा एंगल, ये है एंगल. जो कट रहा है आप उसको काट दें. क्या क्या कट रहा है? देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, KP से KP गया, आंसर आया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये बन जाएगा tan थीटा. तो फाइनल आंसर कितना आया? फाइनल आंसर आया tan थीटा बाय 2. तो tan अल्फा बेटा बराबर आया tan थीटा बाय 2. दिस इज द डायरेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. आई होप ये आपको समझ आया होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देखो मुझे पता है डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है. पहले हमने एक्सियल पॉइंट देखा, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट देखा, और उसके बाद हमने एनी पॉइंट इन स्पेस देखा. मुझे पता है अभी ये टफ लग रही होंगे, लेकिन यार टफ अगर तुम देखो ना इसको, तो इसमें टफ जैसा कुछ है नहीं. सिंपल सा फिजिक्स है जिसका कॉन्सेप्ट लगा है, और उसके बाद सीधा का सीधा फॉर्मूला है. और टफनेस क्या होती है यार? अगर तुम सोचो कि अभी छोड़ देते हैं यार बाद में कर देंगे, तो एक पॉइंट आएगा जब तुम एग्ज़ाम के एंड में यही सोच रहे होगे कि यार इसको तब कर लेता तो सही था. या फिर तुम कहीं ना कहीं यूट्यूब पर सर्च कर रहे होगे व्हाट आर द मेन टॉपिक्स इन फिजिक्स जो करके जाने. और CBSE इस डेरिवेशन को बार बार देता है. पिछली बार नो डाउट जो पेपर CBSE ने बनाया था बिल्कुल ताबड़तोड़ पेपर था, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है. ठीक है, तो इसको ज़्यादा टेंशन मत लो, सिंपली टेक इट एज अ जॉब. मैंने जब पिछले बार मैंने बच्चों के साथ लगा था, मैंने सबको ये बोला था जब मैं स्ट्रैटेजी बता रहा था कि स्टडी एज इट इज़ अ जॉब. इसको एक जॉब की तरह करो, एक काम है. पेरेंट्स सुबह जॉब पे जाते हैं ना, भले मूड ना हो करना पड़ता है, पैसे मिलते हैं, तो इसको आप जॉब की तरह देखो कि यार करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें एग्जामिनेशन क्रैक करना है. और जो बच्चे अभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं, या जो बच्चे अभी आगे जाके JEE का फिर से मेंस देने वाले हैं, या जो नीट देने वाले हैं, तो बेटा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो JEE आपसे डेरिवेशंस नहीं पूछता, लेकिन मैं डेरिवेशन इसलिए करवाता हूँ ताकि डेरिवेशन करके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये क्यों है. आप 50-100 सवाल तो बना लोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा क्रक्स भी तो पता होना चाहिए कि मामला क्या चल रहा है. तो इससे आपको क्रक्स पता चलता है, इसलिए अपन डेरिवेशन भी करवाते हैं. ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं. इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड. देखिए ये कॉन्सेप्ट भी देखिए ये क्या है. अब हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है. क्या होगा अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दें? तो देखिए बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, ध्यान से देखो. देखिए ये एक डाइपोल है. डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ है? डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव. ठीक है, कितने दूरी पे है? ये 2L डिस्टेंस पे होता है. कितने डिस्टेंस पे है? ये 2L डिस्टेंस पे. और मान लीजिए ये कुछ थीटा एंगल पे रखा हुआ है. ये थीटा, तो ये भी थीटा एंगल पे रखा हुआ है. 2L का मतलब क्या है? 2L का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी L है. सर ये बार बार क्यों बता रहे हो? हमें समझ आ गई. अगर समझ आ गई तो बढ़िया भाई, समझ आ गई है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं. क्या ये बात समझ में आई? आइए इस पे नेट फोर्स लगाते हैं. अब सुनो सर, जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ फ्लो करता है ना, और नेगेटिव चार्ज इससे विपरीत जाता है. जिसको ये बात समझ आ गई ग्रेट, जिसको ये बात नहीं समझ आई तो इसको तुम ऐसे देखो कि यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर से इधर क्यों जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं
उस तरफ एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ एक छोटा, यहाँ पे भी एक बड़ा नेगेटिव चार्ज रखा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये यहाँ चला आएगा। ठीक है, समझने का तरीका भाई, समझने का तरीका। अब आओ, तो इस पर नेट फोर्स है इस तरफ, आइए फोर्स बनाते हैं। इस पर कितनी फोर्स है, नेट फोर्स, इस पर नेट फोर्स है इस तरफ, कितनी, F कितनी है, F1 प्लस Q इज Q टाइम्स ऑफ E, दिस इज द नेट फोर्स। अब यहाँ बताइए इस पे नेट फोर्स कितनी है, इस पे भी नेट फोर्स इस तरफ होगी, कितनी, F इक्वल्स टू QE। आइए बनाते हैं, तो इस पे नेट फोर्स किधर है, इस तरफ है, F इक्वल्स टू माइनस QE, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस QE। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, आइए ऐड करते हैं। तो सर F नेट कितना आ जाएगा, F नेट आ जाएगा F1 यानी F ड्यू टू प्लस Q और F ड्यू टू माइनस Q को ऐड करो। सर ऐड करते हैं, ये आ जाएगा प्लस का QE, ये आ जाएगा माइनस का QE। सर सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा। F नेट कितना आया, 0। मतलब जब भी कोई डाइपोल ऐसा इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखोगे तो वो एक तरीके से उस पर नेट फोर्स 0 लग रही होगी। मतलब ये डाइपोल जो तुमने ऐसा रखा है ना, ये डाइपोल कहीं मूव नहीं कर पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे नेट फोर्स ही 0 लग रही है। क्या ये बात आपको समझ आई, क्या ये बात समझ आई? आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट अबाउट टॉर्क। अब तुम खुद सोचो, ये डाइपोल ऐसा है, ऐसा पेन रखा है, अपन पेन फाइट खेलते थे ना, ये पेन ऐसा रखा है, इसके ऊपर वाले पॉइंट पे फोर्स लग रही है इधर और नीचे वाले पॉइंट पे फोर्स लग रही है इधर। तो क्या ये ऐसे नहीं घूमेगा? सोचो, इसको ऐसे घुमाओ, इसको यहाँ खींचो और इसको यहाँ खींचो, तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा? ये घूम नहीं जाएगा। अगर घूम गया तो इसको मिलेगा टॉर्क, यानी इस पर कुछ टॉर्क आएगा। टॉर्क याद है, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क किसी चीज़ को घुमाने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होती है वो टॉर्क होता है। तो आइए नेट टॉर्क निकालते हैं। आइए, तो टाउ नेट कितना होगा? टाउ नेट होगा बेटा दोनों टॉर्क का सम। यहाँ पे जितना टॉर्क लग रहा है और यहाँ जितना टॉर्क लग रहा है उसका सम। सर टॉर्क क्या था? फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइए, तो नेट टॉर्क क्या था? फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसमें भी फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितनी लग रही है? QE फोर्स लग रही है। आओ लगाते हैं, इसमें भी QE फोर्स और इसमें भी QE फोर्स। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान से देखो, L का कॉस कंपोनेंट ये आएगा, L का कॉस कंपोनेंट ये आएगा और साइन कंपोनेंट ये होगा, यानी यहाँ से लेके ये होगा L साइन थीटा। सिमिलरली इस L का कॉस कंपोनेंट ये और साइन कंपोनेंट ये, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा। तो बेटा इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो है हमारे पास टाउ 1 और इसकी वजह से जो टॉर्क है वो है टाउ 2। तो टाउ 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको यहाँ पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, यहाँ आ जाएगा L साइन थीटा आ जाएगा, यानी QE डॉट L साइन थीटा, और ये भी आ जाएगा QE डॉट L साइन थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2QE L साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, मैं चाहूँ तो बेटा इसको कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? Q डॉट 2L और ये E साइन थीटा। देखिए मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हमको पता है Q डॉट 2L क्या होता है, ये तो P होता है, डाइपोल मोमेंट। तो बन गया हमारे पास नेट टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा। अब ये बात हमको पता है कि PE साइन थीटा यानी क्रॉस प्रोडक्ट, तो नेट टॉर्क कितना आया? P क्रॉस E। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नेट टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E। सर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड D, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये एंगल है उनके बीच का। यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट है ऐसे ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिकल फील्ड है नीचे, और ये रहा एंगल। मैं डायग्राम यहाँ बना के दिखा दूँ। देखो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड के थीटा एंगल पे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड के थीटा एंगल पे डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये कैसे घूमेगा, ये इधर, तो ये घूमेगा ऐसे, जैसे ट्रर ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। अब क्या मैं इसको E क्रॉस P भी बोल सकता हूँ? ये भी डाउट होता है, नहीं बोल सकते, क्योंकि वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट में तो हो जाता, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं P से E की तरफ चलूँगा
तो मेरा हाथ P से E क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, तो ये P क्रॉस E होगा। अगर E से P जाऊंगा तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन मेरी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये क्लॉकवाइज होगा। याद रखो, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास नेट टॉर्क भी यहाँ पर आ गया, ये भी खत्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कंडीशन है मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सर मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? सर हमको पता चला है कि जो नेट टॉर्क है वो बराबर होता है पी ई साइन थीटा के। सो टाउ मैक्स कब आएगा? जब साइन थीटा ये मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब साइन थीटा 1 होता है, यानी थीटा कितना होता है? थीटा होता है 90 डिग्री, यानी π/2। यानी जब एंगल 90 डिग्री होगा तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। 90 डिग्री कब होगा? देखो, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और यहाँ पर हमने, ये रहा हमारे पास -q और ये रहा हमारे पास +q, तो ये एंगल देखो 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम है। या फिर एंगल -90 डिग्री हो, या फिर -π/2 हो, यानी 270 डिग्री भी हो जाए। तो 270 डिग्री में क्या हो जाएगा बेटा? +q नीचे आ जाएगा और -q ऊपर चला जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब डाइपोल मोमेंट कैसी है? नीचे की तरफ, यहाँ ये, तो ये जो एंगल बन रहा है, या उल्टा आ जाओ, ऐसा ना करके तो उल्टा आ जाओ, तो ये -π/2 हो जाएगा। ऐसे आ जाओ तो 270 डिग्री, मतलब 3 बार π/2। इस पे भी आपको ये मैक्सिमम मिलेगा। तो दैट इज हाउ यू डू इट। अब आ जाओ मिनिमम टॉर्क। अब मिनिमम टॉर्क के लिए क्या करोगे? तो सर बिल्कुल बड़ा इजी है। नेट टॉर्क यानी पी ई साइन थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब साइन थीटा जो है वो मिनिमम हो जाए। वो मिनिमम कब होगा? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कब हो जाएगी? जब वो 0 हो जाए। तो 0 किस पे होता है? ये होता है 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, ठीक है ना? तो 180 डिग्री पे, तो देखो 0 डिग्री पे देखो ये कैसे रखा है, दिस इज -q, दिस इज +q, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है। और डाइपोल मोमेंट देखो कैसा है, डाइपोल मोमेंट कैसा आया है, देखो यहाँ से यहाँ, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट भी इधर, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इधर। थीटा कितना आया? सर थीटा इज 0 डिग्री। यहाँ देखो इसको उल्टा रख दिया। उल्टा मतलब बेटा यहाँ पर आया है +q और यहाँ आया है -q। तो डाइपोल मोमेंट कैसा आया? डाइपोल मोमेंट कैसा आया? इस तरफ। और इलेक्ट्रिकल फील्ड है इस तरफ। तो एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? पाई रेडियंस या 180 डिग्री। तो ऐसे जब रखा हो तो इस पे नेट टॉर्क भी 0 होगा। अब समझना ये है कि हमारे पास कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कहाँ हमको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है और कहाँ अनस्टेबल। तो सर इसका तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है। आप इसको डिस्प्लेस करके देख लो, क्या अगर ये दोबारा वहीं आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे देखो ये -q से +q, अभी इस पे फोर्स कैसे कैसे लग रही है? देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, डाइपोल मोमेंट भी इधर। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रही है वो किस तरीके से लग रही है? देखो पॉजिटिव पे उधर, नेगेटिव पे इधर, तो इस पे ऐसे फोर्स लग रही है, खिंच रहा है। अगर इसको डिस्प्लेस भी करोगे तो दोबारा यहीं आ जाएगा, है ना? तो यानी ये तो एक तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहाँ उल्टा है, पॉजिटिव यहाँ है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ इसको इस तरफ फोर्स, नेगेटिव को इस तरफ फोर्स, तो ये ऐसे फोर्स लग रही होगी। इसको जैसे डिस्प्लेस करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आ गया आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो यहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है खत्म। फिर आता है वेरिएशन ऑफ टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू थीटा। टॉर्क कैसे वेरी कर रहा है? तो टॉर्क कितने डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा है? टॉर्क जब 0 डिग्री था तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 0 बना देगा। लेकिन टॉर्क जैसे ही 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल 90 डिग्री होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम। फिर उसके बाद जैसे ये नेगेटिव पे आया, मतलब 180 डिग्री पे आया, तो फिर से टॉर्क मिनिमम।
0 हो जाएगा, और फिर जैसे ही वापस ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फिर से टॉर्क मैक्सिमम। तो इस केस में देखेंगे तो ये एक साइनसाइडल ग्राफ बनाएगा, तो टॉर्क जो है वो एंगल के टर्म्स में एक साइनसाइडल ग्राफ बनाएगा। तो बहुत बेसिक सा है, ये सीबीएसई ने तो नहीं पूछा, लेकिन इस बार का पेपर ऐसा बन के आया था कि चांसेस हैं कि सीबीएसई ये चीज़ें भी आपको एग्जाम में दे देगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसएचएम ऑफ अ डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है कि जब अब आप इमेजिन करिए इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रही है यूँ, और डाइपोल ऐसे रखा है। अब ये डाइपोल पे ऐसे फोर्स लग रही है, बिल्कुल 0 डिग्री वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर कोई इस डाइपोल को ऐसा हल्का सा यूं खींच दे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसको दोबारा वापस ले आएगी। आपने इसको टेढ़ा करा, इलेक्ट्रिकल फील्ड दोबारा इसको यहाँ ले आएगी। तो ये डाइपोल ऐसे नहीं होगा कि ये डाइपोल बढ़िया से ऐसे रखा है, किसी ने इसको हल्का सा टेढ़ा करा तो ये दोबारा ऐसे टन, ऐसे टेढ़ा करा टन। तो ये ध्यान से देखो, ये एसएचएम नहीं कर रहा है, ये एसएचएम नहीं कर रहा, ये टन टन, ये एसएचएम कर रहा है। तो ये एसएचएम जो करता है हमको उसके बारे में समझना। और ये कब होता है, ये कब होता है बेटा, जब ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा, ये तब होगा व्हेन साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, साइन थीटा 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये जब बहुत छोटा होगा तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये हमको पता है व्हेन साइन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तब आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज सिंपली थीटा। तो टॉर्क बन जाएगा पी ई थीटा। क्या ये बात समझ में आई? टॉर्क क्या होती है सर? टॉर्क तो होती है वो फोर्स जो घुमाती है, मतलब फोर्स है ना। फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू ma। सर एंगुलर के टर्म्स में ये फॉर्मूला बन जाता है मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी टॉर्क आई अल्फा के भी बराबर होता है। आइए इनको कंपैरिजन करिए फर्स्ट और सेकंड को। तो आई अल्फा बराबर हो जाएगा पी ई टाइम्स थीटा, तो अल्फा आ जाएगा पी ई थीटा बटे आई। ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के आया है। ठीक है, ये क्या निकल के आया है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ऑफ एसएचएम, अब हमको पता है, वी नो दैट अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा। अल्फा जो है ओमेगा स्क्वायर थीटा के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो पी ई बाय आई है, यानी ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी ई बाय आई के बराबर है। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। अब मुझे ये भी पता है कि ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पाई एफ, सो एफ इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई, यानी मुझे पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है अंडर रूट पी ई बाय आई। दिस इज दी फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम, ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट पी ई बाय आई। ठीक है, अब आप चाहे तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम विल बी, ये हो जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी ई। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर होती है ख़त्म, खलास। आइए इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखते के साथ ही क्वेश्चन बनाते हैं और एकदम से इसको निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ ई इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एट अ मोमेंट एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, और ई है एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, डिस्टेंस सेम है, तो कह रहे हैं इनमें से क्या सही होगा? तो सर हमको पता है ई एक्सियल जो होती है वो होती है 2 kp बाय एक्स क्यूब, और ई इक्वेटोरियल जो होती है वो होती है kp बाय एक्स क्यूब। मतलब ई एक्सियल जो होती है वो ट्वाइस होती है ई इक्वेटोरियल के, बस ट्वाइस होती है। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से ई एक्सियल ई ए है तो ये ट्वाइस है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ फार अवे डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल इज ई नॉट। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सिस पे, ये डाइपोल है तो इसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नॉट है। फिर ये कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r, ट्वाइस ऑफ r।
ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ना लेके यहाँ से टॉप का डिस्टेंस ले लो, 2r ले लो। तो हमको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो आधी हो जाती है। तो इसका नेट आंसर क्या आ जाएगा? नेट आंसर आएगा ई नॉट का आधा। लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस दुगना हो गया। और डिस्टेंस इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे सॉल्व करते हैं? KP बाय एक्स क्यूब, यानी एक्स के क्यूब में। तो दुगने का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 टाइम्स ऑफ 8 यानी 16, यानी सही आंसर है ई नॉट बाय 16। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है ई नॉट बटे 16, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है बेटा वो पलट जाती है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है, जैसे आप परपेंडिकुलर पॉइंट पे लेके आओगे तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड घूमते 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 ऐसे पलट जाएगी और कम हो जाएगी। और यहाँ तो बहुत तेजी से कम हो रही है, साथ के साथ डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। इसलिए वो आंसर इसका सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, दिस इज द करेक्ट आंसर। तीसरा देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर एट एक्सियल पॉइंट इज E। कह रहा है इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 90 डिग्री, मतलब एक्सियल पॉइंट पे E है, अब डाइपोल को 90 डिग्री पे घुमा दिया तो ये बेटा इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। समझे नहीं समझे? ये -q, ये +q और ये E नॉट एक्सियल पॉइंट। अब अगर मैं इसको घुमा दूं, मैं इसको 90 डिग्री घुमा दूं, ऐसा घुमा दूं, तो बेटा ये इसके परपेंडिकुलर पे आ जाता है। परपेंडिकुलर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आधी हो जाती है। तो आपसे कह रहा है देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेम पॉइंट। उसी पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो E/2 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जेई के क्वेश्चन हैं। जेई में क्या 2023 में क्या पूछ रहा है? कह रहा है 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड इतना कूलम एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 millimeter constitute an electrical dipole. If the dipole is placed in an uniform electrical field of 10 dyne per coulomb making 30 degree angle with E, the magnitude of torque acting on dipole। इस सवाल को तुम्हें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में ही कर सकते हो। देखो कब पूछा है? 2023 में पूछा है। देखो कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो खुद दिमाग में। अब तुम्हें ये चीज दिमाग में करनी है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है तुम दिमाग में करो। डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू में 2L। डिस्टेंस, चार्ज कितना है? 0.01 कूलम, दिमाग में रखो 0.01 कूलम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.4 मिलीमीटर। बेटा मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3 मीटर। तो 0.4 इंटू 0.01 ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल 4। अब ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर 3 और 1 4, तो 4 और तुम मारो गोली, 10 की पावर का गोली मारो, ये मल्टीप्लाई करो तो 4 दिमाग में रखो, 4 आ रहा है। तो Q.2L ये तुम्हें पता है कि ये 4 ही आ रहा है। आगे देखो ये क्या कह रहा है? इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड E, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है? 10 की पावर 10 डाइन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो बेटा 4 इंटू में 10 करना पड़ेगा। सर डाइन को कन्वर्ट करना नहीं आता, अरे मारो गोली डाइन को भी। इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे 10 ही तो है, 4 को 10 से गुणा करोगे तो 4 के लपेटे में ही कुछ ना कुछ एंगल आएगा। ठीक है, मतलब कुछ 4 के लपेटे में कुछ आएगा और एंगल है 30 डिग्री। सर 30 डिग्री आ रहा है। डाइपोल मोमेंट हमसे पूछा है, डाइपोल नेट टॉर्क पूछ रहा है, फाइंड द नेट टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला है P sin थीटा। साइन थीटा, साइन 30 इज 1/2, मतलब 4 का आधा, 4 का आधा 2 हो जाएगा। कहीं 2 लिखा है क्या? यहाँ 2 लिखा है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो यही होगा। ये सारी चीज दिमाग में करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट क्या है? 0.01 इंटू डिस्टेंस कितना है? 0.4 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻³ 4 5 6 -6। ये डाइपोल मोमेंट आ गया। और क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिकल फील्ड है 10 डाइन पर कूलम। बेटा डाइन, एक डाइन में 10 की पावर -5 होता है। ठीक है, क्या हो रहा है बताओ बताओ, क्लास लेनी है क्या? ठीक है बुला लो सर को, बुला लो, मैं से रोक देता हूँ, बुला लो, कोई नहीं बुला लो, इसको खत्म कर देते हैं। आइए बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं, थोड़ी दिक्कत हो गई थी इसलिए मेरे को वीडियो रोकनी पड़ी। आइए फटाफट इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो आइए देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन में चार्ज गिवन है 0.01 कूलम। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, वो कितना है? 0.4 mm
यानी 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके अलावा हमारे पास एंगल गिवन है विच इज़ 30 डिग्री, और इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन है जो कि है 10 डाइन पर कूलम। बेटा हमें पता है एक डाइन जो होता है वो 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास आ जाएगी 10 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। सो वी हैव इलेक्ट्रिकल फील्ड, सारी चीज़ें हमारे पास है। आपसे टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला है PE sin थीटा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क का है PE sin थीटा। तो हमको डाइपोल मोमेंट चाहिए, फिर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए, और साइन थीटा हमारे पास है। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? Q इंटू में डिस्टेंस, चार्ज इंटू में डिस्टेंस। बेटा चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? 0.01 इंटू में 0.01 इंटू में टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। हमको ये डिस्टेंस दे रखे हैं, बस अब कुछ भी नहीं है। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा बेटा? इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ 4 5 6 -6। तो डाइपोल मोमेंट आपके पास यहाँ से आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट यहाँ से आ जाएगा कूलम मीटर पे। सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट। इसको मेन फॉर्मूले में आप रख दीजिए, तो आपके पास जो नेट टॉर्क है वो है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में इलेक्ट्रिकल फील्ड है आपके पास 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा, इंटू में साइन 30 डिग्री इज 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, तो आपके पास आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻10, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट अगर आप जाहिर सी बात है जेईई में बैठे हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, बट अगर CBSE का पेपर दे रहे हैं तो इसको ऐसे ही करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 15 अप्रैल में आया हुआ है। देखते के साथ ही निपटा सकते हो बेटा क्वेश्चन को। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस r, एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है r, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विद द डिस्टेंस एज। वो किस तरीके से वेरी करता है? देखो हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है ना बेटा, अगर एक पॉइंट चार्ज की देखी जाए तो वो 1/r² के हिसाब से वेरी करती है, लेकिन अगर एक डाइपोल की देखी जाए तो डाइपोल की इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको हमेशा r³ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ के रिस्पेक्ट में वेरी करती है। कहाँ पूछ भी कहाँ रहा है? बहुत ज़्यादा दूरी है r, यानी डाइपोल की जो लेंथ है, दो डाइपोल के बीच की जो दूरी है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर से पूछा है कहाँ? इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये हमेशा 1/r³ के रिस्पेक्ट में ही एक तरीके से वेरी करती है। देखते के साथ ही इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ऐसा सा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करा है। आपको क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक पॉइंट P, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो E है। उसने आपको दे दिया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो E है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पर R पे कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगी। हमको पता है कि इक्वेटोरियल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो एक्सियल प्लेन के आधी होती है। तो बेटा यहाँ होनी चाहिए E/2, लेकिन एक फ़र्क और है। क्या बेटा? ये R डिस्टेंस यहाँ तक है, लेकिन ये डिस्टेंस 2R है, 2R, इसका दुगना डिस्टेंस। और अभी मैंने आपको बताया कि किस हिसाब से वेरी करती है? r³ के हिसाब से, यानी 1/2 के क्यूब के हिसाब से, क्योंकि दुगना हो गया ना, तो 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी E/2 इंटू में 8 करना पड़ेगा, 1/8 करना पड़ेगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा E/16। सो x विल बी 16। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है इसी वीडियो में, उसको देख सकते हैं। उसमें भी हमारा आंसर 16 ही आया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं, देखते के साथ ही, और बार बार क्वेश्चन करोगे ना तो तुमको पता भी चलेगा कि अच्छा 2024 में क्वेश्चन आया है। और इसके अलावा अगर मैं पीछे दिखाऊं तो ऐसा सेम क्वेश्चन, ये देखिए ये सेम क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे इसमें वो नहीं है कि आया कब है, लेकिन ऐसा सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा सेम ही क्वेश्चन है। इसमें भी यही दे रखा है कि R पे बता, E0 है तो 2R पे बता दो, वो भी कहाँ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, है ना। तो यहाँ पर भी हमने करके दिखाया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं, ध्यान से समझना।
ये कब आया? 2022 में आया बेटा, 2022 में जेई में। क्या कह रहा है? कह रहा है दो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है जिनका डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है और उनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी दे रखी है। तो गिवन लिखते हैं पहले। देखिए गिवन लिखते हैं, आपको क्या क्या दे रखा है। आपको एक डाइपोल मोमेंट दे रखा है, मान लो P1। ये कितना दे रखा है बेटा? ये दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। और एक और डाइपोल मोमेंट दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻30। ये दोनों डाइपोल बेटा कहाँ रखे हैं? बेटा एक डाइपोल जो है वो रखा है 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन कूलम इनवर्स पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पे, और दूसरा डाइपोल जो है वो रखा है 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम पे। पूछा है रेशियो बता दो मैक्सिमम टॉर्क का। कह रहा है रेशियो जो मैक्सिमम टॉर्क का है वो 1/x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैक्सिमम टॉर्क कब आता है? मैंने बताया था जब एंगल 0 डिग्री पे हो, है ना, जब दोनों के बीच डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच, अच्छा सॉरी मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है ना, गलत बताया गया है। मैक्सिमम उसमें तो टॉर्क हो गए नहीं। मैक्सिमम टॉर्क तब होता है बेटा जब एंगल 90 डिग्री पे हो। देखो मैं बताता हूँ क्या है। देखो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और आपका जो डाइपोल है मान लो वो ऐसा रखा है। सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऊपर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहीं पे आपको मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा, क्योंकि साइन 90 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 तभी हो सकती है ना। जिसको ऐसे नहीं समझना वो ऐसे समझ सकते हो, P साइन थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 1। और तो थीटा कब होता है? 90 डिग्री पे। तो यानी साइन थीटा को आपको 1 रख देना है बस। यानी बस τ1 किसके बराबर होगा? τ1 बराबर होगा P इंटू ई के। τ2 बराबर कितना होगा? ये भी P इंटू ई के। ये P1 E1, ये P2 E2। और इसका रेशो आपको निकाल, आओ रेशो निकालते हैं। रेशो निकालते हैं। क्या दे रखा है? 1.2 इंटू 10⁻⁻30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 10⁻⁻30 इंटू में डिस्टेंस 5 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻4। आइए इसको काटते हैं, इसको काटते हैं। देखो यहाँ से ये पूरा गया, यहाँ से ये पूरा गया, ये 1/2 आएगा, ये 1/3 आएगा, आंसर आएगा 1/6। सो x विल बी इक्वल्स टू 6। ऑप्शन नहीं है इसमें, तो x का जो फाइनल आंसर है बेटा वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो इजी पीजी क्वेश्चन। और देखो ये क्वेश्चन आ रहे हैं 2020 के बाद ना। जेई का लेवल, मतलब क्वेश्चन का लेवल कोविड की वजह से थोड़ा सा डाउन गया है। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने हैं तो 2020 से पहले के जेई के क्वेश्चन देखो, मतलब इतने बढ़िया क्वेश्चन आ रहे थे। 2020 के बाद क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा डाउन गया है, और मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? कह रहा है एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है फॉर्म बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज Q विद सेपरेशन D। ठीक है, आपको कह रहा है द चार्जेस हैव सेम मास, चार्जेस का मास सेम है बेटा। इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड E इफ इट इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम। हल्का सा रोटेट कर दिया तो पूछ रहा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड मैंने अभी आपको समझाया था। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो टॉर्क होता है PE साइन थीटा, और टॉर्क को हम बेटा I अल्फा भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों को इक्वेट करो तो I अल्फा बराबर आ जाता है PE साइन थीटा। और ऐसे में मैंने सिनेरियो भी बताया था, SHM के बारे में बताया था कि साइन थीटा इतना स्मॉल हो जाता है कि वो सिंपल थीटा रख दिया जाता है। ठीक, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो I अल्फा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो अल्फा है बेटा वो बराबर हो जाएगा PE/I टाइम्स ऑफ साइन थीटा। आपके पास ये आ जाएगा। अब आप इसका कंपैरिजन अगर करेंगे, इसका कंपैरिजन अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है PE/I के। ठीक है ना, PE/I। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? √PE/I के बराबर। डाइपोल मोमेंट टाइम्स इलेक्ट्रिकल फील्ड बटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में अभी तो कोई मैच कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इन्होंने ऑप्शन हमें डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में दिए नहीं, ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में दिए।
कोई बात नहीं, हम डाइपोल मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हटा देते हैं, उसकी जगह उनकी वैल्यूज रख देते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर? डाइपोल मोमेंट तो होता है चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो हमारे क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस दे रखा है d है बेटा वो, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा qd, ये याद रखना। डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? qd हो जाएगा, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद करो, इसका फॉर्मूला होता है mr²। मतलब सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ऐसा सा सिनेरियो है, दिस इज d, और ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है इससे यहाँ तक ये हो जाएगा d/2 और इससे यहाँ तक ये हो जाएगा d/2। मास दोनों का mm है, m है, तो mr² इस पे लगाएंगे तो बेटा कुछ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कुछ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये नेट कितना आ जाएगा? नेट आ जाएगा m d/2 का होल स्क्वायर प्लस उसके लिए भी m d/2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए m d/2 का होल स्क्वायर 2 बारी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ m d²/4, यानी md²/2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया md²/2। बेटा इसको और इसको आप इसमें रख दीजिए, तो ओमेगा कितना आया? ओमेगा आया √p, p की जगह बेटा qd अपॉन, और e तो है ही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया m d²/2 ऊपर गया, तो 2qde। अच्छा जो कट रहा है उसको भी काट दो यार, मतलब ध्यान नहीं दिया, इससे ये भी गया। तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है 2qe/md, 2qe/md। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2qe/md, ठीक। तो दिस इज दी फाइनल आंसर, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं बेटा खत्म। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो ऑल्सो। तुम्हारा प्यार बहुत भर भर के मिल रहा है। अभी वीडियो की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है, प्लस अभी एक दिक्कत भी चल रही थी जिसकी वजह से मैं थोड़ी वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे दिक्कतें सबके पास आती हैं, बट उसके सॉल्यूशन भी निकलते हैं। सो डोंट यू वरी, आपके लिए ऐसी धमाकेदार वीडियोस आती रहेंगी। जो बच्चे नए हैं काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जो रेगुलरली जुड़ रहे हुए हैं अपनी जो भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, ठीक है। बाय बाय।